दोस्तों, आज से पहले यूट्यूब पर आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी जहां 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्न एक साथ एक ही वीडियो में हों। मैं आपका दोस्त विवेक एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जहां ये सभी प्रश्न एक साथ देखने को मिलेंगे। और एक बात दोस्तों, हम प्रश्नों को केवल हल नहीं करेंगे बल्कि छोटी छोटी ट्रिकों के साथ और पेडागॉजी के पैटर्न को आपको समझाएंगे कि किस प्रकार पेडागॉजी को सही और गलत करा जाता है। इस बार सीटेट पास कराने की गारंटी हमारी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत 2011 के पेपर से करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता को। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को। तीसरा है अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को। चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता को। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, यानी ऑप्शन ए, धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अगला है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? पहला है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, यानी सेक्शन बदल दें। दूसरा है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। चौथा है, अध्यापकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, किसी भी प्रश्न को सही करने के लिए समस्या पर चर्चा सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अगला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और ये उसी के 4 चरण हैं। अगला है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन हैं साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध एवं समझ की तकनीक से। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन हैं महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। चौथा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। चौथा है, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए अच्छी हो गया, अच्छा नहीं, शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर एक सही वर्ड माना जाता है। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से ऊपर होती है, कहीं कहीं ये 11 वर्ष भी दे रखा होता है। दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों,
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। एक बात और जान लीजिए, प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक पेपर में जीन पियाजे के इन चारों अवस्थाओं में से 1 से 2 प्रश्न अब तक लगातार पूछे गए हैं कि किस अवस्था में मूर्त संकल्पनाओं के बारे में बात करता है, किस में अमूर्त। दोस्तों, आपको इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना है। अगला है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि पहला है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तीसरा है, कक्षा में आवधि परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। चौथा है, वास्तव में दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों, एक बात और हमेशा याद रखना, पेडागॉजी के प्रश्न में अगर सबसे बड़ा ऑप्शन काफ़ी बड़ा है, यानी बाकी तीनों ऑप्शन से अधिक बड़ा है, उसके सही होने के 90 से 99% चांस होते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न में और कोई ऑप्शन सबसे अधिक बड़ा है, तो आप उसी को टिक करेंगे। और एक बात, व्याख्यान हमेशा गलत माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। पहला है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तीसरा है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, क्योंकि ये एक कथन पूरी तरह गलत है। एकमात्र जहाँ भी शब्द आ जाए या ओनली, ये दोनों शब्द नेगेटिव माने जाते हैं। अगला है, कक्षा 5 के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। पहला है, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। चौथा है, निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के बच्चे के साथ हम हमेशा सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा है, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तीसरा है, सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता। चौथा है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये उसकी आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। अगला है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण को, सभागार को, खेल के मैदान को। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण को। अगला है, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन हैं, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को, कक्षा में एकदम खामोशी को, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। पहला है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। दूसरा है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तीसरा है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। चौथा है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन हैं, पावलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को, जीन पियाजे को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीन पियाजे को। अगला है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है। पहला है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। दूसरा है,
कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चौथा है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? पहला है सामाजिक दर्शन, दूसरा है मीडिया, तीसरा है शिक्षा, चौथा है शिक्षा समाजशास्त्र। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा समाजशास्त्र इससे संबंधित है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला है, पहले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। दूसरा है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तीसरा है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चौथा है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये ऑप्शन सबसे सही है। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? पहला है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा है, मूल्यांकन प्रक्रिया का। तीसरा है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। चौथा है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। पहला है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। दूसरा है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तीसरा है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। चौथा है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। अगला है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं, सीखने का प्रभाव के नियम से, सीखने के प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम से, सीखने का तत्परता के नियम से, सीखने का सादृश्यता नियम से। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। अगला है, एक प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला है, दूसरों से झगड़ा करना। दूसरा है, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या सृजनात्मक विचार। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरों से झगड़ा करना। ये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी का संकेत नहीं है। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला है, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, उनको शिक्षा की बात की जाएगी तो सामान्य रूप से सभी के साथ समान शिक्षा की बात की जाएगी। अगला है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? पहला है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने के प्रति। दूसरा है, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। दोस्तों, हमने एक बात पहले भी बताई थी, अगर कोई ऑप्शन सबसे अधिक बड़ा है तो उसके 99% सही होने के चांस होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और बाकी दो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत होगा। और अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, ये भी गलत होगा। और एक बात और जान लीजिए, हम विद्यार्थियों की तुलना किसी भी आधार पर किसी भी तरीके से कभी नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वो गलत माना जाता है। अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं, गणितीय विकास से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकास से, मानसिक विकास से। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पठन विकार से संबंधित है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, लक्स साबुन।
लक्स साबुन पर लक्स लिखा हुआ देखने में लगता है लुक्स जैसा, और इसको बोलते हैं हम लक्स, यानी देख पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ होती है। तो लक्स से लेक्सिया यानी डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन हैं अग्रोन्मुखी की, सहानुभूतिपूर्ण की, तटस्थ की, नकारात्मक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों इसमें से सहानुभूति आपको पता होगा, नकारात्मक पता होगा, तटस्थ भी, लेकिन अग्रोन्मुखी का मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर 3 ऑप्शन बहुत आसान दे रखे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका मतलब आपको बहुत कम पता हो, तो उसके सही होने के भी 90% चांस होते हैं। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला है निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। कभी न समाप्त होने के लिए एक शब्द होता है निरंतर, आप इसे इससे आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? पहला है पावलाव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला है प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था में। अगला है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। दोस्तों आप खुद देख लीजिए, जीन पियाजे के द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं को 2011 के पेपर में 2 से 3 बार पूछा गया है। आपको जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ना है, इससे 2 से 3 प्रश्न हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस करें, आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों 2012 में 2 बार पेपर हुआ था। ये प्रश्न जनवरी 2012 के हैं। जब एक बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? पहला है बच्चे ने सभी उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। दूसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा है व्यवस्था फेल हुई है। चौथा है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है, यानी एक बच्चा फेल नहीं हुआ, एक टीचर फेल हुआ है। अगला है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन हैं बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, रटना जब भी बात की जाएगी ये हमेशा गलत होगा, और परीक्षाओं की बात करना भी हमेशा गलत होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों बाल केंद्रित जब भी शब्द किसी भी ऑप्शन में देखने को मिले वही ऑप्शन सही होगा। अगला है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। पहला है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तीसरा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। चौथा है विस्तृत व्याख्या करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों एक बात और याद रखना, व्याख्या भी गलत वर्ड माना जाता है और वर्णन करना भी। अगला है, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन हैं कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। चौथा है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न को, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को, सत्य या असत्य प्रश्नों को, निबंधात्मक प्रश्नों को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्य या असत्य वाले प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहला है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। दूसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तीसरा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। चौथा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दोस्तों, जब भी किसी ऑप्शन में केवल परीक्षाएं और यहाँ भी परीक्षाएं दे रखी हैं और अच्छे अंक, ये वर्ड हमेशा नकारात्मक होते हैं और लचीलापन सबसे सकारात्मक वर्ड माना जाता है। दोस्तों, आपको ऐसे ही वर्डों को याद करना है, ना कि प्रश्नों को। आप इन वर्डों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अपनी प्रैक्टिस में ढाल लीजिए। आपको सीटेट पास करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगला है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है? पहला है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के, प्रश्नों के प्रकार के, विश्वसनीयता के या वैधता के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के प्रति चिंतित है। अगला है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि पहला है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। दूसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा है एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दूसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य शिक्षक निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को पहला है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। दूसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। तीसरा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चौथा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये कथन सही है। अगला है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। इसका तीसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चौथा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला है एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? पहला है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान के निर्माण पर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। अगला है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? पहला है सामाजिक दुश्चिंता, दूसरा है संवेगात्मक दुश्चिंता, तीसरा है अजनबी दुश्चिंता, चौथा है वियोग दुश्चिंता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। अगला है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। पहला है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, दूसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना,
तीसरा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। चौथा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। अगला है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, पहला है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगला है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन हैं आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जब भी वाइगोत्स्की की बात की जाएगी और वाइगोत्स्की का संबंध सामाजिक शब्द से होगा। अगला है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है। ऑप्शन हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला है बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, चौथा है विषय वस्तु में प्रवीणता। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। अगला है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग से संबंधित शब्द है नैतिक। अगला है छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन हैं वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला है जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन हैं बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित होती है। ऑप्शन हैं अनुकरण, स्मृति और सामाजिक निरूपण के कारण। दूसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता के साथ संबंधित। तीसरा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। चौथा है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दोस्तों, ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के बीच, और आपने देखा होगा 2 वर्ष तक का बच्चा हमेशा देखकर सीखता है, यानी अनुकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन हैं पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। पहला है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। तीसरा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। चौथा है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, यहाँ अवसर की बात की गई है, लेकिन अनुशासन बनाने के लिए
किसी भी अवसर की बात ना करना सबसे अच्छा होता है। अनुशासन वर्ड हमेशा गलत माना जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है प्रकल्पना का परीक्षण करना, दूसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, तीसरा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, चौथा है प्रकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन है अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भावात्मक। अगला है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, दूसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तीसरा है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, चौथा है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था कि हम बच्चों को कभी भी नेगेटिव नहीं समझेंगे और अनुशासित बच्चों को नहीं करना है। अगला है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन हैं वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर, सीखने की अनुपस्थिति की ओर, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 2012 में पूछे गए दूसरे पेपर की ओर। दोस्तों, ये है नवंबर 2012 का पेपर। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तीसरा है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। चौथा है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को त्रुटियों को सुधारना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अगला है, दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आपकी फालतू की बातें कर कर बीच बीच में आपका समय बर्बाद करते हैं, आप उन लोगों की वीडियो को तो आसानी से लाइक कर देते हो। हम इधर उधर की ना ही फालतू की बातें करते हैं और ना ही आपका समय बर्बाद करते हैं। तो क्या आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करोगे? हमारी वीडियो को केवल वही लोग लाइक करेंगे जो सीटेट पास करने के प्रति गंभीर हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु ये सबसे अच्छी है? पहला है मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र और मेरा पड़ोस। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरा परिवार सबसे अच्छी विषय वस्तु है। अगला है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तीसरा है, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। चौथा है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगला है, एक बच्चा जो इनमें से किसी एक से ग्रसित है वह सौ और बाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पढ़ने संबंधी समस्या किससे संबंधित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला है, समस्या मौलिक होती है। दूसरा है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तीसरा है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। चौथा है,
समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। अगला है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, दूसरा है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, चौथा है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, इन चरणों को सही क्रम में लगाना है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें से आता है पूर्व प्रक्रमण, और उसके बाद आता है श्रेणीकरण, उसके बाद आता है प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, दूसरा है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, तीसरा है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं, चौथा है उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिन अभिभावकों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में पाई जाती हैं। अगला है मोनिका, जो गणित की एक शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, दूसरा है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, तीसरा है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, चौथा है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जब उसने राधिका से प्रश्न पूछा था तो उसने अपने शब्दों को नहीं बदला, लेकिन जब एक लड़के से प्रश्न पूछा तो उसने अपने शब्दों को बदल दिया। वो लिंग भूमिकाओं को बढ़ावा दे रही है। अगला है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, यानी इनमें से किस चीज़ का आकलन में ध्यान नहीं रखना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों की क्षमताओं का, दूसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, तीसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियों का, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। पहला है दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अगला है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, दूसरा है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, दूसरा है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, चौथा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि वाइगोत्स्की समाज की बात करते हैं और समाज में एक दूसरे का सहयोग होता है। अगला है किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं। पहला है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्ध के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अगला है शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ऑप्शन है डिस्थीनिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिसग्राफिया होता है, क्योंकि बच्चे लिखने में दिक्कत करते हैं। ग्राफिया का संबंध लिखने से होता है। अगला है आंशिक पुनर्वलन। पहला ऑप्शन है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, दूसरा है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, तीसरा है
पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। चौथा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दो विकल्प एक जैसे हों, एक में नहीं हो और एक में हाँ हो, यानी इसमें प्रभावी नहीं है, इसमें प्रभावी है, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा ऑप्शन उन दोनों में से ही सही होगा। यहाँ पॉजिटिव पूछा है तो इसका सही जवाब पॉजिटिव होगा। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? पहला है अनुशासित स्वभाव को, दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को और स्मृति को। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। और एक बात समझ लीजिए, यहाँ शिक्षकों की बात की जा रही है तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देना सही है। अगर यहाँ बच्चों की बात की जाती तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति हमेशा गलत होती है। हम बच्चों में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं कराएंगे। अगला है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। पहला है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। अगला है, एक शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है? यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है जिससे बच्चों के लिए मज़ेदार नहीं बनाया जा सकता? पहला है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने से, दूसरा है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। दोस्तों, इसका मतलब है कि बच्चे जब कोई कार्य कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कार्य अपने आप कर लें। और तीसरा है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने से, चौथा है मुक्त खेल के लिए समय देने से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब बच्चे कोई कार्य खुद से कर रहे हों तो उनसे ये अपेक्षा करना कि बच्चे सारा काम खुद से पूरा कर लेंगे। ये कथन गलत है। अगला है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वनिम भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई होती है। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। पहला है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तीसरा है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, चौथा है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये वाला कथन गलत है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, दूसरा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करती है। अगला है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? पहला है उच्च रूप से, मध्य रूप से कम रूप से, पूर्ण रूप से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या 85 वर्ष। दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 वर्ष होगी। अगला है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किन चीज़ों का होना जरूरी है? ऑप्शन है अन्य शिक्षकों और समावेशन का, विद्यार्थियों और समावेशन का, अभिभावकों और समावेशन का, विद्यार्थियों और बहिष्करण का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
विद्यार्थी और समावेशन का होना जरूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों का होता है। अगला है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन है, संवेदनशील बनाने से, पृथक्करण से, अभिभावकों की भागीदारी से, क्षमता संवर्धन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथक्करण को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। अगला है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। पहला है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। दूसरा है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तीसरा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। चौथा है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। अगला है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। पहला है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। दूसरा है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तीसरा है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। चौथा है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला है, आवासीय विद्यालय खोलना। दूसरा है, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाए जाए। तीसरा है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। चौथा है, बच्चों को प्रतिदिन 5 रुपये देना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवासीय विद्यालय खोलना। ये सबसे सही तरीका होगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों, ये है जुलाई 2013 का पेपर। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहला है, वर्णन करना। दूसरा है, पहचान करना। तीसरा है, अंतर करना। चौथा है, वर्गीकृत करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर करना। अगला है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। पहला है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। दूसरा है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी। तीसरा है, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। चौथा है, आकलन अभिप्रेरित शिक्षार्थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। अगला है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा किसकी उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ऑप्शन है, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं। दूसरा है, अपनी अपेक्षा को कम करने। तीसरा है, कक्षा के साथ संबंध होने। चौथा है, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी अपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अगला है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है। ऑप्शन है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के प्रति। दूसरा है, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। तीसरा है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। चौथा है, शिक्षार्थियों को यह बनाने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के प्रति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना
संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। चौथा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये कथन सत्य है। अगला है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। दूसरा है समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तीसरा है आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। चौथा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है सामाजिकरण है। ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तीसरा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। चौथा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। अगला है एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होती है। पहला है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराना। दूसरा है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। चौथा है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराने से उनके शिक्षार्थी एकदम बेहतर हो जाएंगे। अगला है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वायगॉस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। पहला है तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या सक्रियकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसात करेंगे। अगला है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। ऑप्शन है अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है या समुचितता कर लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समायोजित कर लिया है। अगला है किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। पहला है संदर्भगत से, अवयवभूत से, सामाजिक से, आनुभाविक से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक से। सामाजिक स्टेनबर्ग से संबंधित नहीं है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। पहला है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अगला है थ फ च ध्वनियाँ हैं। दोस्तों वैसे ये प्रश्न हिंदी का है पर 2013 में ये प्रश्न सीडीपी में पूछा गया था। ऑप्शन है स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वनिम ध्वनियाँ हैं। अगला है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को। ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तीसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। चौथा है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। पहला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। चौथा है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। पहला है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन कर। दूसरा है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। तीसरा है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। चौथा है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। दोस्तों, अवसर हमने पहले भी बताया है, सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अगला है, वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अब के इस बार जो पेपर आएगा वो इस तरह से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह के बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो हमारी वीडियो के लास्ट में होंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। दूसरा है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण को। तीसरा है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। चौथा है, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। अगला है, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है। पहला है, थॉर्नडाइक का तत्परता के नियम की ओर, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर की ओर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने की ओर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। अगला है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। दूसरा है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी यानी बच्चों से मदद ले सकते हैं। तीसरा है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है इन तीनों की अपेक्षा। अगला है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को छांटना और वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय लगता है। क्या आप हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारण। अगला है, एक समावेशी विद्यालय। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दूसरा है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। दोस्तों, आपको पहले से पता है कि शिक्षार्थियों के बीच अंतर करना सबसे गलत माना जाता है, तो इसे हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। चौथा है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी समावेशी शब्द आए वहाँ पर या तो सभी होगा या सभी के लिए समान शिक्षा होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना
सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने की प्रतिबद्ध होता है। अगला है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऑप्शन है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। दूसरा है ऐसे संयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तीसरा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। चौथा है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे संयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला है किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, आनुवंशिक संरचना के द्वारा, वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा, बी और सी का संयोजन यानी बी और सी के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवंशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों के कारण प्रतिभाशीलता होती है। अगला है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। पहला है शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। दोस्तों आपको पता है कि निष्क्रिय होना गलत वर्ड है। तीसरा है निरंतर गृह कार्य देते रहना। ये भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे इससे बोर हो जाएंगे। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगला है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन है डिस्फेजिया कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। अगला है अधिगम निर्योग्यता ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। दूसरा है एक स्थिर अवस्था है। तीसरा है एक चर अवस्था है। चौथा है जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि हो। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर दो ऑप्शन एक जैसे हैं तो उनके सही होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक चर अवस्था होती है। अगला है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन हैं परिणामों की आशा करना। दूसरा है समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिणामों की आशा करना। यह समस्या समाधान का चरण नहीं है। अगला है एक शिक्षक को ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपको पता है व्याख्यान पहले से गलत होता है तो आपको इस ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा। यही चीज़ें आपको पेपर में याद रखनी हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। तीसरा है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। चौथा है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अगला है सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है पहला है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। दूसरा है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तीसरा है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। चौथा है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका है और वह उस स्वभाव में बहुत कठोर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों ये है फरवरी 2000 पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। दूसरा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। तीसरा है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश सबसे उपयुक्त होता है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन हैं खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। अगला है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला है, पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, दूसरा समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना और उनकी बात सुनना सबसे पॉजिटिव माना जाता है। अगला है, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? पहला है, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, दूसरा है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान व लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। बाकी ये तीनों जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं। अगला है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला है, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में असक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिगम में असक्तता के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अगला है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला है, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, दूसरा है, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर, तीसरा है, शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना। दोस्तों, जब हमको सक्रिय भागीदारी वर्ड मिल गया और पॉजिटिव पूछ रहा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? पहला है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, दूसरा है, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, तीसरा है, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता, चौथा है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च क्षमता होती है और उच्च सृजनात्मकता होती है और उसकी स्मरण शक्ति भी उच्च कोटि की होती है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है, यह शिक्षार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दोस्तों, हमने पहले भी बताया है, बच्चों का वर्गीकरण किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। दूसरा है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। हम बच्चों को कभी भी नहीं डांटेंगे। तीसरा है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चौथा है, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला है, शिक्षण में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, दूसरा है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, तीसरा है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, चौथा है, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। दोस्तों, लचीलापन और परिवर्तन ये दोनों ही वर्ड पॉजिटिव माने जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला है,
बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। पहला है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, कोई भी बच्चा दंड से प्रेरित नहीं होगा। दूसरा है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। तीसरा है उसके अंकों में सुधार करना। चौथा है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गैर शाब्दिक दंड या शाब्दिक दंड दोनों से उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना इसका परिणाम हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। पहला है भाई बहन और अध्यापक, अध्यापक और साथी, साथी और माता पिता, माता पिता और भाई बहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माता पिता और भाई बहन। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं बच्चे को। अगला है विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। पहला है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। दूसरा है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। जब चीज़ें समाज के तौर पर हो रही हैं तो उसका संबंध समाज से होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहला है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 से 12 वर्ष का अवधि का समय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। पहला है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावनाओं के विषय में, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत एवं असतत अधिगम। चौथा है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये प्रकृति नहीं प्राकृति होगा। प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद के प्रति उनकी चर्चा है। अगला है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। पहला है पार्श्वकरण, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सहारा देना कहते हैं। अगला है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका पहला है एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है। दूसरा है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। पहला है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, हमने आपसे पहले भी बताया है जो भी ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शनों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सबसे पहले उसको चेक करना। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता। दोस्तों, सक्रिय सहभागिता सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है और यहाँ नकारात्मक पूछ रहा है तो ये हो नहीं सकता। दूसरा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। प्रजातंत्र भी पॉजिटिव वर्ड होता है, ये भी इसका नहीं होगा। चौथा है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी इसका जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। पहला है ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए होता है। अगला है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला है समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। अगला है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। अगला है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है, पहला है समावेशी शिक्षा से, विशेष शिक्षा से, एकीकृत शिक्षा से, अपवर्जक शिक्षा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा से इसका संबंध है। अगला है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, पहला है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये संबंधित है संवेगात्मक विकास से। अगला है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? पहला है डिस्ग्राफिया का, डिस्प्रैक्सिया का, डिसकैलकुलिया का, डिसलेक्सिया का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिसग्राफिया का संबंध है। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पहला है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्वन, चौथा है क्रियाकलाप। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। अगला है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पहला है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, दूसरा है केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, तीसरा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, चौथा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। यह इसका अभिप्राय नहीं है। अगला है, दोस्तों अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमसे बार बार क्यों कहलवा रहे हैं? जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों, ये है सितंबर 2015 का पेपर। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? पहला है अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, डेविस बेसलर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि लब्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। इसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा या क्या कर रही है? पहला है सीखने के रूप में आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन। अगला है, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद पहला है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, दूसरा है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, चौथा है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षकों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, दूसरा है जानना, समझना व लिखना, तीसरा है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, चौथा है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। अगला है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से,
आनुवांशिकी एवं वातावरण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अगला है मानव विकास है, पहला है गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, मात्रात्मक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला है निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला है परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। दूसरा है एक समूह और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। संयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? पहला है संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, चाक्षुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाक्षुष। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर तीन ऑप्शन बहुत ही आसान लग रहे हैं और चौथे का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप उसी का आंसर सही लगाएंगे। अगला है प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन हैं भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी, प्रभावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भावात्मक। अगला है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है तथा उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। दोस्तों आपने हर बार सीटेट अपनी मर्जी से और अपनी ट्रिक के साथ दिया। इस बार जो भी हम बता रहे हैं कि कैसे प्रश्नों को हल करना है, इस बार आप सीटेट हमारी मर्जी से देना और हमारे तरीके से। हम गारंटी लेते हैं इस बार आपका सीटेट 100% पास होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? पहला है सहपाठियों से प्रतियोगिता, दूसरा है अर्थपूर्ण संबंध, तीसरा है माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण संबंध। अगला है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? पहला है समझ, दूसरा है सृजन, विश्लेषण या स्मरण। दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि सृजन सबसे सकारात्मक वर्ड होता है। चाहे सृजन हो चाहे सृजनात्मक, दोनों एक ही हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला है गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना, याद करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सहानुभूति देना कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला है प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। पहला है गुण के साथ, अपसारी चिंतन के साथ, त्वरण के साथ, प्रतिभा के साथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन के साथ संबंधित तत्व हैं। अगला है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला है समावेशी शिक्षा, संयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा, सशक्तिशील शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा होता है। अगला है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन हैं संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा, पुरस्कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आवश्यकता। अगला है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला है प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यावहारिक बुद्धि होता है। अगला है जब 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनितगामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
मूर्त संक्रियात्मक स्तर है। अगला है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन है सांस्कृतिक की, जैविक की, भाषीय की, सामाजिक की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक की। अगला है, छात्राएं पहला है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। दूसरा है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादित करती हैं। तीसरा है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें जब कठिनाई आती है तब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अगला है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? पहला है विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक संबंध रखता है। अगला है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? पहला है डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रॉक्सिया, डिसलेक्सिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया। अगला है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, प्रतिक्रिया से, संयोग की नैतिकता से, विषमांग नैतिकता से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयोग की नैतिकता से संबंधित है। अगला है, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि अब बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? पहला है बंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैस्लो। एब्राहिम मैस्लो ये कहते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला है, परिपक्व विद्यार्थी पहला है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। चौथा है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों, ये है फरवरी 2014 का पेपर। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। पहला ऑप्शन है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। दोस्तों, आपको हमने पहले भी बताया है, जब भी आपको सक्रिय भागीदारिता का शब्द मिल जाए वही ऑप्शन सबसे सही माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा है अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण।
वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। पहला है नियमों के प्रति घृणा, दूसरा है स्वायत्तता का, तीसरा है किशोरावस्थात्मक अकड़पन या परिपक्वता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वायत्तता का विकास कर रही है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है। पहला है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, दूसरा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, तीसरा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, चौथा है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये कथन जॉन ड्यूवी का है। अगला है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन है चालघात, पठन वैकल्य, वाक् संबंध रोग, भाषाघात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषाघात। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला है यह शोधा आधारित नहीं है, दूसरा है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, चौथा है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कथन गलत है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑप्शन है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों को मापन संभव नहीं होता है, दूसरा है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला है वैयक्तिक विभेद। पहला है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, दूसरा है हानिकारक हैं क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, या अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, चौथा है लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं यानी उनकी मदद करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये लाभकारी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंधित नहीं है। पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, दूसरा है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, तीसरा है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, चौथा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों हमने पहले भी बताया है जो भी ऑप्शन सबसे अधिक बड़ा हो उस पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। पहला है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, दूसरा है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, तीसरा है
अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों के साथ प्रायः तुलना करते रहना। चौथा है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। पहला है आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव। अगला है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से, पारस्परिक शिक्षण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चौथा है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला है विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म गति प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा है केवल निरयोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला है बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। पहला है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बन पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बन पाना। अगला है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाई जाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें। चौथा है घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करती है। पहला है अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। अगला है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है। पहला है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। पहला है संज्ञान भावना को, तनाव विलोपन को, निष्पत्ति चिंता को, संज्ञान प्रतियोगिता को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञान भावना को। अगला है एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पात्यात्मक प्रगति एवं दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। पहला है यह एक उपशामक उपाय है।
ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा है, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। चौथा है, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रेरक होगा? पहला है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा है, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। तीसरा है, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रतिफलित होते हैं। चौथा है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयासों के लिए कहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। अगला है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? पहला है, बंडूरा के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्राहिम मैस्लो के सिद्धांत के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? पहला है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना। दूसरा है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तीसरा है, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। चौथा है, कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला है, परिपक्व विद्यार्थी पहला है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। चौथा है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पहला है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, विकास अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा है, गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। तीसरा है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। चौथा है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिकी बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये है दोस्तों सितंबर 2015 का पेपर। शैशवकाल की अवधि है। पहला है, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शैशवावस्था मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष तक। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन हैं, पूर्व संक्रियात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, संवेदी गतिक में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ये 2 से 7 वर्ष होती है
और संवेदी गामक होती है 0 से 2 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से ऊपर। अगला है, विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है? ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। अगला है, जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, ऑप्शन है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, संयोग देना, सहभागी अधिगम, संयोगात्मक अधिगम। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोग देना कहते हैं। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, केंद्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समायोजन कहलाती है। अगला है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किससे अधिक है? ऑप्शन है अहम केंद्रित सामाजीकृत, सामाजीकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में भाषा सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है। ऑप्शन है स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय होती है। अगला है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक। दोस्तों, जब भी लड़का लड़की को अलग अलग करने की बात की जाएगी, इसका सही जवाब हमेशा लिंग पक्षपाती यानी जेंडर बायस्ड होगा। अगला है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए। ऑप्शन है बच्चे व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे और परिवेश। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। अगला है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला है तालमेल बिठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुगमकर्ता की होती है। दोस्तों, जब भी आपको सुगमकर्ता शब्द दिखाई दे, उसका सही जवाब वही होता है। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? पहला है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, दूसरा है उच्च आत्म क्षमता, तीसरा है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं ये प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती हैं। अगला है, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, बाध करने के लिए शिक्षार्थियों के तथ्य उपलब्ध कराना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, दूसरा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, तीसरा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, चौथा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिगम और विकास प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला है आकलन सत्र की समाप्ति के बाद करना चाहिए। दूसरा है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। और चौथा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? दोस्तों, जब भी सृजनात्मकता की बात की जाएगी, अपसारी से इसका चिंतन होगा। अपसारी का मतलब होता है खुला हुआ। अगला है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन हैं बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया था, तो वाइगोत्स्की का संबंध हमेशा सामाजिक शब्द से होगा। इसका सही जवाब भी ऑप्शन ए है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जब भी आपको वाइगोत्स्की दिखाई दें, उनके साथ आप सामाजिक शब्द का चयन करेंगे। अगला है बच्चे पहला है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा है चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। ये तो आपको पता है कि बच्चे बड़ों की भांति नहीं होते हैं। तीसरा है रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। दोस्तों, आपको भी पता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं भी करते हैं। चौथा है निष्क्रिय जीव होते हैं। आपको पहले से पता है कि बच्चे निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय जीव हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो। दोस्तों, इसका चौथा ऑप्शन आगे कट गया है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। अगला है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह पहला है कड़े नियम बनाए और दंड भी दे रखा है। दोस्तों, आपको पता है कड़े नियम नहीं बनाने हैं बल्कि नियम लचीले होने चाहिए। दूसरा है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। दोस्तों, आपको भी पता है कि बच्चों का तिरस्कार नहीं करना है। तीसरा है इन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों। दोस्तों, आपको भी ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि बच्चों के लिए मातृभाषा सबसे उपयुक्त भाषा मानी जाती है। चौथा है वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को सहमति प्रदान करें। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किस में भिन्नता के कारण है? ऑप्शन हैं मूल्यों में, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में, परावर्तकता स्तर में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिगम शैली में भिन्नता के कारण है। अगला है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? पहला है हमारे आसपास का वातावरण। दूसरा है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तीसरा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविकीय विशिष्टताएं या आनुवांशिक सूचनाएं। अगला है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? पहला है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। दूसरा है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है जिस भी ऑप्शन में केवल शब्द आए वो ऑप्शन हमेशा कट जाएगा। तीसरा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। चौथा है बच्चे संचार माध्यम के साथ
प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकता। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और उन संचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? पहला है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केवल शब्द हमेशा गलत होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ गलत कथन पूछा है और यहाँ केवल का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये कथन हमेशा गलत होगा। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, आपको पहले से पता होगा कि अंक बढ़ हमेशा गलत होता है, यानी बच्चों को कभी भी अच्छे अंकों के लिए तैयार नहीं करना है। दूसरा है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। दोस्तों, दंड तो और भी ज़्यादा गलत वर्ड है। तीसरा है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। दोस्तों, इसका वैसे सही जवाब ऑप्शन सी है। चौथा देख लेते हैं, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनको उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड। दोस्तों, कठोर शब्द हर एक स्थिति में गलत होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? पहला है परिवार, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है आनुवंशिकता, चौथा है राजनीतिक दल। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवार सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक होता है, यानी प्राथमिक कारक। अगला है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ऑप्शन है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है और छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। तीसरा है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। चौथा है, अब बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है, पठन अक्षमता का, लेखन अक्षमता का, गणितीय अक्षमता का, गति समन्वय अक्षमता का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, इससे आगे के वर्षों की प्रैक्टिस हम दूसरे पार्ट में करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में।